NS Knowledge Point। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री सेक्शन में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं गुप्त काल का, गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग उस समय का जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे, शासक थे, उसके बारे में हम लोग एक परिचय देख लेते हैं। उसके बाद में इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाएंगे। तो गुप्त वंश का संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त को माना गया है और श्रीगुप्त का पुत्र था घटोत्कच, जो कि 275 से लेकर 319 बीस ईस्वी तक ये रहा था। 320 ईस्वी में फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना शासकीय रूप संभाला था और उसी समय ये गुप्त संवत का स्टार्ट किया था। गुप्त संवत हम लोग इसके पहले पढ़े हैं, शक संवत और विक्रम संवत। उसी तरह से ये गुप्त संवत इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद में आया समुद्रगुप्त, जो कि 350 से 375 ईस्वी तक रहा। उसके बाद में आया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो 375 से 415 ईस्वी तक रहा। उसके बाद में आया कुमारगुप्त प्रथम, जो 415 से लेकर 455 ईस्वी तक रहा। स्कंदगुप्त आया, जो 455 से लेकर 467 ईस्वी तक रहा। पुरुगुप्त 467 से लेकर 473 ईस्वी तक। कुमारगुप्त द्वितीय 473 से लेकर 477 ईस्वी तक। और बुधगुप्त 477 से लेकर 495 ईस्वी तक। नरसिंह गुप्त 495 से 530। भानुगुप्त 510 से ईस्वी और वैन्यगुप्त 507। कुमारगुप्त तृतीय 530 और विष्णुगुप्त 543 से 550 ईस्वी में। और इन्हीं के बारे में बोला जाता है, विष्णुगुप्त के बारे में, कि ये गुप्ता पीरियड का ये हमारा सबसे लास्ट रूलर थे, अंतिम शासक। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान जाते हैं। सबसे पहला चीज़ समझते हैं गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड को माना जाता है कि इस समय ऑल राउंड प्रोग्रेस हुआ था। ऑल राउंड प्रोग्रेस का मतलब होता है सभी क्षेत्र में प्रोग्रेस हुआ था, जैसे कि कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में और फिलॉसफी। इन सब क्षेत्रों में चूंकि ओवरऑल ऑल राउंड प्रोग्रेस हुआ था, इसी वजह से इसको कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ एंसेंट इंडिया, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन इससे भी रहा है कि क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा गया है। ये प्रीलिम्स में एक दो बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया जो है गुप्त काल को कहा गया है। गुप्त काल के कुछ शासक के बारे में देख लें तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। और महाराज की उपाधि धारण से इससे पता चलता है कि वह किसी शासक के अधीन शासन करता था। पुणे में जो है ताम्रपत्र, उसमें श्रीगुप्त को बोला गया है अधिराज, अधिराज के रूप में उनको उल्लेख किया गया है। और इसी के अनुसार श्रीगुप्त एक मंदिर बनवाया था, जिसमें उन्होंने 24 गांव को दान में दिया गया था, इसलिए उस मंदिर को सेवा करने के लिए। श्रीगुप्त के बाद में उसका पुत्र आया घटोत्कच, जो गुप्त वंश का शासक बना। और गुप्त शासक यानी गुप्त काल का जो वंशावली जो है वो घटोत्कच के समय से ही शुरुआत माना जाता है। इसका मतलब है कि गुप्तों का राजनीतिक इतिहास जो है घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ हुआ। अब घटोत्कच गुप्त को हम लोग देख लें तो ये 380 से 280 से 320 ईस्वी तक रहा। और इसका उपाधि जो मिला था वो था महाराजा धीरज। रिद्धपुर ताम्रपुत्र अभिलेख में इसको प्रथम शासक के रूप में बताया गया है। अब उसके बाद में आता है चंद्रगुप्त प्रथम। इसका शासन 320 से 335 ईस्वी तक रहा और इसका भी उपाधि महाराजा धीराज का था। और गुप्त वंश के प्रथम सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में माना गया चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी। गुप्त संवत का प्रारंभ भी हुआ था 320 ईस्वी में हुआ था, जब चंद्रगुप्त प्रथम जो है सिंहासन पर बैठा था। अब उसके बाद में आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासन चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में हुआ, जिसका शासनकाल 335 से 380 तक है। उपाधि, इसको कई उपाधि प्राप्त हुआ था, किसको, समुद्रगुप्त को, जिसमें कि पराक्रमांक, अश्वमेधकर्ता, परम भगवत, विक्रमांक, कविराज, इन सब उपाधियों से इसको सम्मानित किया गया था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को, क्योंकि इन्होंने कई जो है अपना विजय अभियान चलाए थे और जिसमें सफल हुए थे। इसके दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ है। परम भगवत की उपाधि धारण करने वाला ये पहला गुप्त शासक जो था वो था समुद्रगुप्त ही।
श्रीलंका के राजा ने गया में बुद्ध मंदिर बनवाने के लिए अपना दूत भेजा था। ये भी समुद्रगुप्त के समय का ही बात है। समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे और इसका उदाहरण कई जगह मिला है कि अपना वीणा बजाते हुए जो है बहुत सारे सिक्के हैं, उस पर मुहर पे उसका फोटो रहा है, मतलब इमेज रहा, प्रतिलिपि रहा। तो समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे, इनके सिक्के में अश्वमेध युग, व्यगराज, ये सब अंकित होता था। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों को विजेता भी कहा जाता था। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से 412 ईस्वी तक रहा। चीन का जो बौद्ध यात्री था फाहियान, इन्हीं के समय में भारत में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री, जिसका नाम था प्रभावती, उनका विवाह वकाटक शासक रुद्रसेन, वकाटक के जो शासक थे रुद्रसेन द्वितीय, उनसे कराया था, जो कि मध्य भारत का शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम रजत यानी चांदी के सिक्के शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान थे। साप जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के हम लोग कुछ दरबारी कवि के बारे में हम लोग अब समझते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान रखें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के दरबारी रत्न कौन कौन थे। हरिसेन, हरिसेन कवि थे, कविता के क्षेत्र में उनकी रचना थी जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। वराहमिहिर खगोल विज्ञान के जानकार थे, उनकी रचना थी वृहद संहिता। वररुचि व्याकरण के जानकार थे, जिनका रचना था व्याकरण संस्कृत। धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र के थे और आयुर्वेद इनकी रचना थी। छपनक ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में और उनका बुक का नाम था ज्योतिष शास्त्र। अमर सिंह शब्दकोश की रचना किया था जिसका नाम था अमर कोश। कालिदास नाटक और काव्य दोनों के क्षेत्र में इन्होंने रचनाएं रची थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध था अभिज्ञान शकुंतलम। शंकु यह वास्तुकला से संबंधित था और इसका बुक का नाम था शिल्प शास्त्र। वेताल भट्ट ये जादू टोना से संबंधित था और इसकी किताब का नाम था मंत्र शास्त्र। अब हम लोग बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। कुमारगुप्त प्रथम जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। इनका शासनकाल 415 से लेकर 455 ईस्वी तक रहा। इनकी उपाधि महेंद्रादित्य या श्री महेंद्र रहा। इसने अश्वमेध योग करवाया था और अश्वमेध नामक मुद्रा को भी इन्होंने चलवाया था, प्रचलन में किया था। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम के समय में किया गया था। अब ये बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा गया है। विश्वविद्यालय में समय देखने के लिए एक जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। जल घड़ी एक ऐसा घड़ी था जो कि जल के इमेज प्रतिबिंब से समझ में आता था कि समय क्या है। कुमारगुप्त के समय सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए जिसकी संख्या लगभग 18 थी। गुप्तकालीन सबसे बड़े स्वर्ण मुद्रा भंडार बयाना मुद्रा भंडार था जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ था, जिसकी संख्या 623 है। गुप्तकालीन मयूर शैली की मुद्राएं सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अब आता है अगला स्कंदगुप्त को शक्रादित्य भी कहा जाता है। 455 से 467 ईस्वी तक रहा। इसका उपाधि शक्रादित्य था। स्कंदगुप्त जो है वो कुमारगुप्त का पुत्र था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था और गुप्त वंश के कुछ भाग में हूणों के द्वारा अपना अधिकार जमा भी लिया गया था। जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त का वर्णन मिलता है और इस अभिलेख से भी पता चलता है कि सौराष्ट्र प्रांत में उसने पर्णदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। जूनागढ़ अभिलेख में गिरनार के प्रशासक जो थे वो थे चक्रपालित, जो कि स्कंदगुप्त के समय का ही हुआ थे। इसमें बोला जाता है कि स्कंदगुप्त के द्वारा ही सुदर्शन झील में बांध का निर्माण किया गया था, पुनर्निर्माण, और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी किया गया था। किसके द्वारा? वो किया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा, जो कि उस समय के प्रशासक थे चक्रपालित, उनके द्वारा। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी हुए पुरुगुप्त की बात करें 467 से 476 ईस्वी तक रहा और पुरुगुप्त जो है वो स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। भित्ति मुद्रा लेखन में देखें तो उसकी माँ का नाम महादेवी अनंत देवी तथा पत्नी का नाम चंद्र देवी मिलता है। इसके शासनकाल से गुप्त वंश का डिग्रेडेशन या फिर कहा जाए तो वो गिरावट शुरू हो गया, अवनति प्रारंभ हो गया था। कुमारगुप्त द्वितीय की बात करें तो ये शासनकाल 473 ईस्वी तक था और इनके उल्लेख जो है सारनाथ के बुद्ध प्रतिमा में ही मिलता है। सारनाथ के लेख में भी इनका नाम, सारनाथ के लेख में कुमारगुप्त द्वितीय को भूमि रक्षित कुमारगुप्त के रूप में इसको मिलता है।
अब आता है बुद्धगुप्त। इसके शासनकाल जो है 157 गुप्त संवत के अनुसार 157 यानी 477 ईस्वी को सारनाथ अभिलेख से मिलता है। बुद्धगुप्त ने परम भट्टरक महाराजा धीराजी की उपाधि धारण की थी और इस शासन काल था 477 से लेकर 495 तक। स्वर्ण मुद्राओं पर इसका जो नाम है, इसका उपाधि जो है वो श्री विक्रम उस पर लिखा है था, श्री विक्रम के रूप में। बुद्धगुप्त बौद्ध अनुयायी था और इसका विवरण जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा किया गया है। उसके बाद में आया नरसिंह गुप्त। नरसिंह गुप्त बुद्धगुप्त का छोटा भाई था। नरसिंह गुप्त बुद्धगुप्त का छोटा भाई था जो बुद्धगुप्त की मृत्यु के पश्चात शासन किया। इसने हुन नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था। नरसिंह गुप्त ने बौद्ध विद्वान वसुबुंद से बौद्ध दीक्षा ली थी और नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त को परम भागवत भी इसको कहा गया है। उसके बाद में आया भानुगुप्त, जो कि एरन के जो स्तंभ अभिलेख था उससे प्राप्त हुआ। इसमें सती प्रथा का पहली बार प्रमाण मिलता है, तो इम्पोर्टेंट है। एरन का जो स्तंभ अभिलेख है जो भानुगुप्त के समय का है, उस समय का प्राप्त हुआ है, उसमें सती प्रथा का सबसे पहला केस बोला गया है, उसमें प्राप्त हुआ, जिसमें कि एक राजा को मृत्यु होने के बाद में उसकी जो रानी थी, उसकी जो पत्नी थी, वो भी उसके साथ सती हो गई थी। तो ये पहला जो है उस समय की घटना मिलता है एरन अभिलेख से। उसके बाद में आया वैन्यगुप्त, जिन्होंने बांग्लादेश के कोमिल्ला ताम्रकत से प्राप्त होता है, 507 ईस्वी में मिलता है। उसके बाद में आया कुमारगुप्त तृतीय। कुमारगुप्त तृतीय गुप्तकालीन एक तरह से कहा जाए तो अंतिम महान शासक के रूप में था। अंतिम महान शासक के रूप में कुमारगुप्त तृतीय ही था। इसने परमद्वैत परमभट्टका और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इनका शासनकाल गुप्त संवत 224 अर्थात 543 ईस्वी तक माना जाता है। यानी गुप्त संवत 224 हो गया और ऐसे हो गया 543 ईस्वी। अब यहाँ पे लास्ट शासक जो हुआ उसका नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कौन हुआ? कुमारगुप्त के तृतीय पुत्र हुआ। हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उस समय का शासन व्यवस्था कैसा था, उस समय के प्रमुख मंदिर, मस्जिद या फिर उस समय के और भी अन्य स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करें। तब तक के लिए थैंक यू।